द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड से शरीक गुफ्तगू है अरविंद सहारन और पाकिस्तान से मौजूद हैं एम्बेसडर इमरान अली। एम्बेसडर साहब, मैं अगर आपसे शुरू करूं, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो अपनी शायद लोएस्ट एब पे हैं, तो यहाँ से आगे जाने का क्या तरीका है आपके ख्याल में? कोई आपके पास कुछ सजेशंस हैं, तजावीज़ हैं, को आइडियाज़ हैं कि कैसे हम इस क्वैगमायर में से, इस दलदल में से निकलें? सर, पहली बात तो ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस 2025 के साल में बोथ द कंट्रीज हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, और उसका ताल्लुक मई की जो थी वो अप्रैल मई के हालात थे। और उसके बाद भी जो बिल्डअप किया है उसमें नेचुरली बड़ा आसान होता है एक्सट्रीम पोजीशंस लेना। दोनों मुल्कों ने पोजीशंस ले ली हैं, और लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई तरीका है तो एक तो आप हमेशा कहते होते हैं कि 20-25 कहते होते हैं, 20-25 में सुलह नहीं होती कभी भी। दोनों मुल्कों से 10-10 वेल मीनिंग लोग, कुछ ओवरसीज इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, दे शुड सिट समवेयर टुगेदर एंड सी व्हाट कैन बी अचीव्ड। या ये है कि the leadership of the two countries, कई दफ़ा होता है कि आप नॉर्मल जो इंक्रीमेंटल चीज़ें उनमें नहीं जाते, बट बहुत बड़ा काम करते हैं। तो समटाइम्स लीडरशिप्स कैन डू अ लॉट। तो बैक चैनल हो गया, या द लीडरशिप्स मीट बिहाइंड द सीन्स, ये हो सकता है। अच्छा अरविंद, आप कैसे देखते हैं इसको? आप कल मौजूद थे, ओपी शाह ने जो मीटिंग कन्वीन की ऑनलाइन, और उसमें हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद साहब ने बड़ी सेंसिबल बातें की, और वो भी ये कह रहे थे कि मीडिया रेस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी है, कि मीडिया जो है वो एटमॉस्फेयर को विशिएट करता चला आ रहा है। तो उसके लिए क्या कोई ऐसी कमेटी बन सकती है इंडियंस की, पाकिस्तानीज की, कि कौन सा मीडिया जो है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहा है और इम्बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहा है? तो आई एम श्योर कि इंडिया में भी ऐसे चैनल्स होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं। पाकिस्तान में भी हैं कि जो इंडिया के खिलाफ बैलेंस्ड, कम से कम बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं करते, पूरा सच नहीं बताते। एक मिसाल मैं आपको दूं कि 2020 में कश्मीर की दो लड़कियां, दोनों बहनें थीं, आपस में कहीं लड़ाई हुई तो वो इंडियन साइड पे चली गई, और ये दिसंबर 2020 की बात है। अच्छा, वो जब वापस आई तो उनके पास गिफ्ट्स भी थे, और एक आध अखबार ने रिपोर्ट किया, डॉन में तारिक नकाश ने ये रिपोर्ट किया कि उनको गिफ्ट्स दे के भेजा गया, मिठाई वगैरह दे के भेजा गया। लेकिन टीवी चैनल पे जब मैंने देखा ये, तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था कि दे वर सेंट बैक विद गिफ्ट्स। तो ये जो है, मतलब अधूरी खबर आप देते। अगर उनके साथ बदतमीजी होती तो सारे चैनल्स पे वो खबर फ्लैश की जाती। तो इस तरह के जो हैं वाकयात, इनसे मेरे ख्याल हमें बचना चाहिए। एक बैलेंस तरीके से खबर दें, एक्यूरेट खबर दें। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया तो जहाँ से गाइडलाइंस लेता है, तो उन्हें अगर कहा जाएगा कि भाई आपने इस किस्म की रिपोर्टिंग करनी है पाकिस्तान के खिलाफ, या कोई अपोजिशन जमाते हैं उनके खिलाफ, या कोई ऐसा शख्स जो हुकूमत को पसंद ना हो, तो मीडिया तो चढ़ दौड़ता है। वो तो कॉर्पोरेट मीडिया का ये ज़माना है, उन्हें इन बातों से कोई गुरेज नहीं है कि भाई फैक्ट्स क्या हैं। अच्छा, वो गलत बयानी भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा, तो जो देखने वाले लोग हैं वही पॉइंट आउट कर देते हैं कि भाई आप कह रहे हैं लाहौर के बंदरगाह पे हिंदुस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया, बंदरगाह ही नहीं है लाहौर में तो कोई। तो इस किस्म के भी यहाँ पे जो चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं और दे गो अनचेक्ड, उन पे कोई किसी किस्म की कोई अपॉलॉजी चैनल की तरफ से उनके मालिकान, उनके जो जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, कभी नहीं आती। तो मीडिया का तो ये हाल है कि जिस दिन हमारी हुकूमतें ये फैसला कर लेंगी कि हमने अपने ताल्लुकात को ठीक करना है, पॉलिटिकल सिग्नलिंग जो है वो 24 आवर्स के अंदर चेंज हो जाएगी। यही मीडिया
हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा माहौल बना देगा कि जी हमसे अच्छे ताल्लुकात तो किसी के हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे चाइना के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हम जी एक दूसरे के जानी दुश्मन बना दिए गए। वही जब पीएम मोदी एससीओ के समिट में गए कुछ माह पहले, तो वहाँ पे बातें हो रही थी कि जी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ हैं उनके साथ मिलके कोई लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने वो भी रिपोर्टिंग देखी है। तो मीडिया का तो ये हाल है साहब, इस पर तो ना ही बात करें तो बेहतर है। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, उन्हें किस तरह से देखता हूँ, उस पर बात करना चाहूँगा। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती है हमारे इस पूरे खित्ते की और दोनों ममालिक की खुसूसन, कि हमने अपने ताल्लुकात को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटाइज़ कर दिया है। कि बाकी और जो आपके जो ताल्लुकात की जो भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलती। मसलन ना ही तो कोई ट्रेड हो रहा है, ना ही कोई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, ना ही हमारे एक दूसरे के मुल्क में हाई कमिश्नर्स अपॉइंटेड हैं, ना ही कोई स्पोर्टिंग टाइज़ हैं, ठीक है जी? किसी किस्म का कल्चरल एक्सचेंज ही नहीं है, ठीक है? कोई मेडिकल वीज़े मिलते थे पहले, अब वो भी नहीं मिलते, ठीक है? तो ले-दे के हमने इस पूरी की पूरी रिलेशनशिप को एक नुक्ते पे ला के छोड़ दिया है और वो है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब कभी भी कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ में अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सिक्योरिटाइज़ कर देता है, तो बाकी चीज़ों के लिए फिर रूम बचता नहीं है। जहाँ पे वो थोड़ी बहुत मैनूवरिंग कर सकें, कोई बीच में से दरमियान में से कोई ओपनिंग ले सकें, कोई रास्ता निकाल सकें कि जहाँ से हमारे हुक्मरान आपस में बैठ सकें। तो इश्यू ये है कि हमें थोड़ा-सा इस रीजन को डीसिक्योरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा-सा एक-दूसरे को ये ताउन जो है, हमें जो है दिलाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि भाई वी नीड टू मूव बियॉन्ड दिस एंटायर सिक्योरिटी apparatus। हमारे 2 किसी भी मुल्क के साथ में ये सिर्फ़ महज़ एक ही किस्म के ताल्लुकात नहीं हो सकते। आप बांग्लादेश को ही ले लें, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान अभी जिस किस्म की कशीदगी है, उसके बावजूद इंडिया से बांग्लादेश ट्रेड भी हो रही है, हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो एक ही बॉर्डर चेक पोस्ट थी जहाँ से इमिग्रेशन होती थी अटारी वाघा से। बांग्लादेश में तो मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं, ट्रेनों का, बसों का, फ्लाइट्स का आना-जाना है, लोगों का कल्चरल एक्सचेंज भी है। हमारी कोई तकरीबन 20-25 कंपनियाँ होंगी, जो बांग्लादेश के अंदर छोटे-छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे लेके और बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। उनकी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, कार, बाइक, यू नेम इट, टाटा मोटर्स से लेके हीरो होंडा, हर किसी की वहाँ पे। तो देखें आज हमारे ताल्लुकात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएँ, हमारे पास कुछ है। देयर इज़ समथिंग टू फॉल बैक ऑन, कि हम ये कहें कि भाई हम कॉन्फिडेंस लें तो कहाँ से लें? तो वो चैनल मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए एक ब्रॉडन रिलेशनशिप 2 मुल्कों के दरमियान होनी चाहिए और वो महज़ सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो होता है जो बदकिस्मती से हमारे मुल्कों के साथ हो गया है कि हम एक ऐसे जो है बंद गली में चले जाते हैं जहाँ से बाहर निकल के आना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा अरविंद, आपने बात की कि सिक्योरिटाइज हो गई है हमारी रिलेशनशिप, तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी की डेफिनेशन को भी शायद ब्रॉडन करने की ज़रूरत है कि ये जो डिफेंस वाली सिक्योरिटी है उससे बढ़ के ह्यूमन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा एम्बेसडर साहब, 1966 में जो ताशकंद एग्रीमेंट था उसमें ये शिक शामिल थी कि दोनों मुल्क जो हैं हॉस्टाइल प्रोपेगेंडे से एहतराज करेंगे, दे विल अवॉइड हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन उसको भी फिर सीरियसली नहीं लिया गया। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? क्या चीज़ें हैं ऐसी जो अवाम को बताई जाएं जो नहीं बताई जाती, और क्या ग्रीवेंसेस हैं? मेरे ख्याल में तो अगर मीडिया पे हम ओपन डिबेट कर दें, एक जेन्युइनली ओपन कर दें डिबेट को, तो बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है उसमें हश हश अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट मौजूद है कि जो जो इंडिया से हेटरेड करते हैं लोग, और मेरी फेसबुक पे सर 27 जून 2015 को एक साहब हैं, ही वाज सिविल सर्वेंट और शायर भी हैं वो, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सर्वाइवल इज लिंक टू द हेट एंड एनमिटी विद इंडिया।
तो इस तरह की फीलिंग एक मौजूद है। मेरे एक कोलीग थे, उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तानीज़ हेट इंडिया? तो वो कहने लगे कि 1947 में जो फसादात के वक़्त हुआ, हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को मारा, उसकी वजह से है ये एंटी इंडियन सेंटिमेंट। तो मैंने कहा वो तो हिंदुओं और सिखों को भी मुसलमानों ने मारा, तो इट वाज़ बोथ वेज़, ये दोनों तरफ से हुआ। तो वो कहते नहीं, 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 मुसलमान इतना ज़ुल्म नहीं कर सकता। तो आई वाज़ स्टार्टल्ड। मैंने कहा आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज़ ही? उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो उनको खलीफा ने भेजा इराक, और जुमे के खुतबे पे उन्होंने कहा कि तुम बहुत शरपसंद लोग हो, मैं तुम्हें तीर की तरह सीधा कर दूंगा। किसी ने कंकर फेंक दिया उनकी तरफ, तो उसने कहा खड़ा हो जाए वो जिसने कंकर फेंका है। तो अब किसने खड़ा होना था? उन्होंने कहा इन सब लोगों की गर्दनें उतार दी जाए। इस हद तक वो जालिम आदमी। मौदूदी ने उन पे लिखा है और लोगों ने लिखा है कि ही अलोन किल्ड 140,000, 1,40,000 लोग उसने मारे। लेकिन हमारा एक पढ़ा लिखा बंदा भी जो कहता है कि नहीं, मुसलमान जुल्म नहीं कर सकता। तो ये चीजें भी मेरा ख्याल है डिस्कस होनी चाहिए, और विदाउट टर्निंग इट इनटू अ शाउटिंग मैच। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीजें डिस्कस नहीं होती, और जब कभी होती हैं तो वो शाउटिंग मैच बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। बस ये आप सही कह रहे हैं, दोनों साइड से ये इसी किस्म की बातें हैं। हज्जाज बिन यूसुफ इज ओल्ड हैट, लेकिन जो आपने दूसरी बात बताई, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको पता है कि ये जो 1947 में जो वहशियाना चीज़ें हुई थी वो दोनों साइड्स पे थी, उसमें मुसलमान भी थे, दोनों साइड्स पे हुई थी, और ये पता होना चाहिए। आई थिंक वी मस्ट रियलाइज दैट। ऑन द अदर हैंड, ये ये जो मैं फिर यही कहूंगा कि ये बिहाइंड द सीन्स हो सकता है। इट कैन हैपन बिहाइंड द सीन्स, इट कांट हैपन इन ग्लेयर ऑफ पब्लिक आई। उसकी वजह यह है कि ग्लेयर ऑफ पब्लिक आई में जो कोई स्टेटेड और हार्ड एंड पोजिशन से आगे जाएगा, उसको ना क्रिटिसिज्म इतनी होगी कि वो शायद वापस आ जाए। तो ये बिहाइंड द सीन्स होना चाहिए। और जहाँ तक ताशकंद की बात है शकील, ये जो एग्रीमेंट्स के अंदर जो क्लॉजेस होते हैं, ये सबसे पहले फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। जब सेंटिमेंट्स हेट्रेड की तरफ चली जाएं तो फिर नहीं होता। मैं अभी, प्लीज इसको ये ना समझिएगा कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, या पाकिस्तान में भी अब पोजीशंस बड़ी हार्डन्ड है। मेरा अपना ख्याल ये है कि 2026 का साल अगर सुकून से गुजर जाए ना, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। आई फियर कि वी माइट सी अ लार्जर वॉर, वी विल सी a war involving all three of the arms। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक कि समहाउ ये कोई अनरिजॉल्व 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी sides will want to take advantage of whatever superiority, so I think some sense has to prevail। आपको अगर मैं बहुत पेसिमिस्टिक लग रहा हूँ, तो उसकी वजह यह है कि मैं हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कौन सी शख्सियात हैं जो इस रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से बुलंद हो के दोनों तरफ की नेशंस को। और मैं सर की बात से भी एग्री करता हूँ कि ऑल्दो बांग्लादेश इंडिया में हॉस्टिलिटी कुछ बढ़ गई है, वो क्रिकेट वगैरह के इशू की वजह से, और जो किलिंग्स हुई हैं कुछ, लेकिन स्टिल देयर इज सम नॉर्मलसी। इधर तो नॉर्मलसी भी नहीं है ना। इधर देयर इज नो नॉर्मल स्ट्रैंड जिसको एक्सप्लोर करें। और अब मसला ये हो गया है कि पाकिस्तान के लेवल पे ना there is this desire to strengthen itself, because maybe the feeling is that if there is a longer term war, then Pakistan needs to be prepared। Similarly, मैं कल देख रहा था, वो कॉन्क्लेव था
था बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, रिपब्लिक टीवी का था। उसमें कुछ तो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसमें ना ट्राई फोर्सेस बैठी हुई थी, और उसका कंसेंसस ये था कि इंडिया मस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ मच मोर रोबस्टली, and that the biggest differential is in Navy. So this time Navy should also act. तो उधर भी ये फीलिंग है, इधर भी ये फीलिंग है। तो I hope that we don't see, and there are some sane voices that prevail. अच्छा अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस स्टैंड ऑफ को, इस बैड रिलेशनशिप को? और इसमें मेरे ज़हन में तो एक आइडिया ये भी आता है कि ओपी शाह जैसे जो लोग हैं, वेल मीनिंग लोग, वो अगर एक सिग्नेचर कैंपेन ही शुरू कर दें, उस पर कम से कम 50 लोग अगर साइन कर दें तो इट शुड बी रिलीज। 25 पंजाब पाकिस्तान से हो, 25 इंडिया से हो, तो ताकि कुछ कुछ तो आइस ब्रेकिंग हो। वो आना चाह रहे थे अभी पाकिस्तान, लेकिन उनको मशवरा दिया गया कि अभी आप रहने दें, एंड लकीली ही वाज गिवन अ वीज़ा बाय पाकिस्तानी हाई कमीशन। लेकिन फिर उनको Thank एडवाइस God. दिया गया जी, दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। और वहाँ पे जो हमारे शारजे हैं, ही स्पीक्स हाईली ऑफ हिम कि ही इज रियली इंटरेस्टेड इन बेटर इंडिया पाकिस्तान। किस मुल्क में सर? सॉरी मैं नहीं इंडिया में, जानता। दिल्ली में वड़ाइच अच्छा, साहब हैं जी। ठीक। जी अरविंद, और अरविंद मैं मेरे ज़हन में एक और भी हाल आता है कि साहिर लुधियानवी की बड़ी अच्छी नज्म है एक, जंग के खिलाफ। ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, मेरे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। इतनी जबरदस्त नज्म है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोएम्स अगेंस्ट वॉर। तो इसको भी मेरा ख्याल है सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए, और बच्चों को जो है ना ये बताना चाहिए कि जंग जो है ना, इसको ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग। जी चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, मैं ये समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी जो है वो कोई ट्रीटी साइन नहीं करती। वो काम तो हुकूमतों का होता है कि कोई अमन का कोई जाके पैगाम लेके, जैसे वाजपेयी साहब गए तो आगे एक मसौदा नवाज शरीफ साहब ने भी तैयार कर रखा था और दोनों के दरमियान कोई ट्रीटी साइन हो गई। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ज़रूर उसमें शेप कर सकते हैं, और उसमें हर वो इंसान, ओपी शाह साहब हों या कोई भी हो जो ये ख्वाहिश रखता हो अमन की, वो ये काम कर सकता है। अब बात ये है कि हमारे जैसी जो वॉइसेस हैं उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ना ही तो जगह दी जाती है, ना ही हमारी आवाज़ को एम्प्लीफाई किया जाता है। तो वो आवाम तक, बेशतर आवाम तक पहुँच नहीं पाती। मसला ये है। फिर ये देखें, एक हमें थोड़ा-सा रियलिस्टिक व्यू भी लेना चाहिए कि हमारे आप जैसे जो लोग हैं, वो सालों-साल मेहनत करके और ये अमन का कोई एक घोंसला तैयार करते हैं, जिसके अंदर हमारे जैसे परिंदे रहते हैं, और एक दिन आके 4-5 दहशतगर्द जो हैं, वो उसमें आग लगा के चले जाते हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो पौने 2 अरब की आबादी है, वो अमन से रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फ़ैसला हमारी हुकूमतों को करना चाहिए। हमारी जो फ़ौज है, उन्हें फ़ैसला करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे जर्नैलों को इस बात का अच्छे से इदराक है कि दुनिया भर के अंदर इस वक़्त किस किस्म की सूरत-ए-हाल है, लोगों के मसले-मसाइल क्या हैं, रियल इश्यूज़ क्या हैं। तो ऐसे में जंग की बात करना ही है वो थोड़ा-सा बेईमानी-सा हो जाता है। अब देखें ना, पहलगाम में जो हुआ, कितने तकलीफ़ की बात है चौधरी साहब, एम्बेसडर साहब, कि 4-5 दहशतगर्द आए और उन्होंने कत्लेआम किया बेगुनाह लोगों का, और हम पौने 2 अरब की आबादी के 2 मुल्क एक-दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे थे। इसका मतलब ये है कि हम अमन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फ़ैसला कोई चंद दहशतगर्द करेंगे। उनके लिए कितना आसान हो जाता है, वो तो हँस रहे होंगे, उनके जैसे जो कोई ऐसे ये कह लें थॉट्स रखते हों, ख़्यालात रखते हों कि भई इन दोनों मुल्कों को हमने यहाँ के आवाम को सुकून से नहीं रहने देना। तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि भई तुम कहीं पे भी जाके एक वहशियाना किस्म का कोई कत्लेआम कर दो, और फिर ये अपने आप ही एक-दूसरे को मारने पे जो है उतारू हो जाएँगे। तो क्या हमने
वो जो फैसला है कि हम अमन से रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो हुकूमतों से छीन के हमने क्या चंद दहशतगर्दों को पास ऑन कर दिया है? अगर कर दिया है, तो रेस्ट एश्योर्ड एम्बेसडर साहब ने जैसे फरमाया कि इन्हें भी कोई बड़ी जंग होते हुए दिखाई दे रही है, कोई नज़दीक में ही 2026 में ही शायद कोई। तो ये तो बड़ा आसान है जी उन लोगों के लिए कि वो आएँ कहीं पे और कोई ऐसा काम कर दें पहलगाम जैसा, पुलवामा जैसा और बाद में बैठ के तमाशा देखें। ये काम तो हमारे हुक्मरानों का होना चाहिए कि वो सोच समझ के पूरे सबूतों के साथ में उसके बाद कोई एक्शन लें। अब इंडिया के लिए मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, एक गुस्सा है अवाम के अंदर और गुस्सा महज़ पहलगाम को लेके नहीं है, एक तसलसल है बहुत सालों से कि यहाँ पे दहशतगर्दी हमले बड़े स्केल के होते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म ये अपील करते हैं दुनिया भर के अंदर अमन की, तो फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम। हमें भी अपना वही चेहरा लेके दुनिया के सामने जाना होगा, वरना आप कैसे कोई बात करेंगे? अब एससीओ से लेके, ब्रिक्स से लेके, क्वाड, इंडिया सबका मेंबर है। तो हमने देखा कि पहलगाम के अटैक को ये तमाम जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इनमें कंडेम किया गया। हाँ, वो बात और है कि पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया गया, जो कि हमारी ख़्वाहिश थी। तो थोड़ा-सा एक रियलिस्टिक चेक हमारी हुकूमत ने भी लिया होगा, आई एम श्योर, एक स्टॉक टेक किया होगा उन्होंने इस इश्यू के बाद में। उन्होंने इंटरनेशनल ओपिनियन को भी, जो कि हमारे यहाँ पे बड़ा मायने रखता है, उसको भी देखा होगा कि अगर कोई फ्यूचर में हम इस किस्म के अगर कोई जो है तसादम में जाते हैं, तो इंटरनेशनली उसमें कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। वो उन्हें ये भी पता चला है कि हमारे दोस्त कौन हैं, जो हमारा हर जो अच्छे से अच्छे और बुरे वक़्त में हमारा साथ देंगे। तो ये स्टॉक टेक हमारी तरफ से, हमारी मिलिट्री लीडरशिप से लेके हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सब ने किया है। और फिर हमने इस छोटे से 3-4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में ये भी देखा कि पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स को कहाँ से मदद मिल रही थी। तो क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि कोई फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम जाते हैं, तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं और उसमें कौन-कौन से ममालिक हैं जो कि अपना रोल अदा कर सकते हैं। हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ़ ने तो सीधा-सीधा ये बयान दिया था कि जी पाकिस्तान तो ये सिर्फ फेस था इस 3-4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट का। असल में तो ये हमारी तो लड़ाई चीन से हो रही थी। चीन की तरफ से ये सारी उन्हें जो है मिलिट्री सपोर्ट दी जा रही थी, एयर सपोर्ट दी जा रही थी। और मेरा नहीं ख़्याल कि हिंदुस्तान के अंदर आज इस किस्म की कोई सोच है या कोई एपेटाइट है कि हम इस पूरे रीजन को एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाएँ। ऑलरेडी दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, हमारे अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं जिनके साथ हम जूझ रहे हैं और तकरीबन दुनिया का हर मुल्क वही अनएम्प्लॉयमेंट से लेके और महँगाई और इन सब चीज़ों से परेशान है। तो मैं मोदी साहब को एज़ अ मैन ऑफ पीस देखता हूँ। अ, ठीक है, कभी-कभार आप जो है जब स्टेट नैरेटिव इतना ज़्यादा आप नेशनलिज़्म के ऊपर बेस्ड हो जाता है, तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। बट इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ा-सा टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए और हमने ये देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी, तो जैसे माज़ी में पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया जाता था इमीडिएटली तो मीडिया की तरफ से इफ नॉट द गवर्नमेंट एट लीस्ट, तो वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसी कोई बात होगी, वरना हमने तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये बात कह दी थी हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कि अब से कोई भी दहशतगर्द हमला अगर हिंदुस्तान में हुआ, इट वुड बी कंसिडर्ड एज़ एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर इज़ आल्सो स्टिल ऑन। तो अगर हम वो ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली, दैट मीन्स एन ऑल आउट डिक्लेयर्ड वॉर और क्या है फिर वो उसमें और कोई गुंजाइश जो है बचती नहीं है। तो थोड़ा-सा हमें चाहिए कि हम इस वॉर के रेटरिक को टोन डाउन करें। हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं,
वो इतने काबिल हैं कि वो आपस में बैठ सकें और हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, कम से कम उनके ऊपर बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कि जिससे हम एक-दूसरे के साथ में एक मिनिमल रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ जो है वो भी डेवलप कर सकें। अच्छा इमरान साहब, आप नहीं समझते कि हमारी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है और हमारे यहाँ जो तालीम के हालात हैं, बाकी शोबों के जो हालात हैं, उसके पेश नज़र पीस इज़ अ ग्रेटर नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान। जैसे कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, और मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक 77% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग लर्निंग पावर्टी। तो इन हालात के पेश नज़र, और फिर देखिए हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, 1-1 बिलियन के लिए, 2-2 बिलियन के लिए, कभी हम चाइना की मदद कर रहे होते हैं, कभी यूएई की, कभी सऊदी अरब की, कभी आईएमएफ की। तो जो इकोनॉमिक में जो पीस डिविडेंड मिल सकता है, उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ट्रेड जो है, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड इज मोर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। इवन जनरल बाजवा ने ये कहा, और उन्होंने अपने एक इदारे से, मिलिट्री के इदारे से ये रिसर्च करवाई, और वो इदारा मेरे ख्याल में आईएसआई था, दे हैव अ रिसर्च विंग आल्सो। तो उन्होंने भी ये कहा कि ट्रेड इज मोर फेवरेबल टू पाकिस्तान। डॉक्टर इशरत हुसैन ने ये कहा कि ट्रेड इज मोर बेनिफिशियल टू पाकिस्तान। इसी तरह से ट्रांजिट रूट की बात होती है, और उस पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान कैन अर्न अबाउट $15 बिलियन अ ईयर बाय गिविंग इंडिया एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो 15 बिलियन ना भी हो, अगर 12 बिलियन भी हो, 10 बिलियन भी हो, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वो अर्जेंसी नजर नहीं आती कि भाई हमें अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। पब्लिक के लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी कोई ऐसी फीलिंग नजर नहीं आती। ये आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले तो पिछली कुछ बातें चल रही थी। आई थिंक जो दिल्ली के बाद हुआ, दिल्ली का वाकया कंडेमनेबल है जिसने भी किया, लेकिन वो उसके बाद की रिस्पांस बाकी मेजर्ड थी। तो सही कह रहे हैं। और इट कुड हैव लेड टू, अगर प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर बात होती तो इट कुड हैव लेड टू हॉस्टिलिटीज। थैंक गॉड इट डिड नॉट। परसेप्शन पाकिस्तान में ये है कि शायद केपी में, और वजह उसकी ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जो इस वक्त एक सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में होल्ड करते हैं, उन्होंने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो जो फितने हैं कि जी ये इंडिया से आ रहा है, फलानी जगह से आ रहा है, इवन देन मैं एग्री करता हूँ पहले बात की, क्योंकि तसलसल नहीं रहता बात में, कि 3-4 लोगों को, 3-4 वायलेंट लोगों को, या 2 वायलेंट लोगों को, या 10 वायलेंट लोगों को, 2.25 अरब लोगों की जिंदगियों का फैसला नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज भी बैक चैनल डेवलप कर लें, आई थिंक even though we were at war, we saw that despite the aggression on both sides, I think both the militaries, they conducted themselves well. मीडिया से कंपेयर कर रहा हूँ, मीडिया से कंपेयर कर रहा हूँ, आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वी सॉ। तो ये हो सकता है। फिर जहां तक आप ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, अब एक हार्डनिंग ऑफ पोजीशन है, वो ये है कि 370 के बाद पाकिस्तान ने ये रिस्पांस ये ले ली कि जी अब तो हम बातचीत भी नहीं करेंगे और बाकी चीज़ भी नहीं करेंगे। दे फील दैट कश्मीर हैज बीन यूनिलैटरली अनेक्स्ड एज दे से। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त ठीक हो सकती हैं जब एक ग्रैंड पीस की बारगेन हो। ग्रैंड पीस की बारगेन करने के लिए हम लोग ये फैसला करेंगे कि एक आधा इंसिडेंट नहीं मैटर करेगा। फिर हम लोग ये दोनों मुल्क ये फैसला करेंगे कि हमने थ्रेट्स को जॉइंटली लेना है, और ये फैसला करेंगे कि अब बात ये है कि पता नहीं हम दोनों ममालिक इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि नहीं,
कि let's begin history today. There should be a joint mechanism of the intelligence agencies of the two countries to verify threats. शकील, जो चीजें आप कह रहे हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, और जब आप ये ग्रैंड पीस की बार्गेन करेंगे फिर ट्रेड भी हो जाएगी। और अब इन दोनों मुल्कों को, इनकी लीडरशिप को, इनके सिविल सोसाइटी की बात की, दे शुड गो फॉर अ ग्रैंड पीस बार्गेन। ग्रैंड पीस बार्गेन डज नॉट दोनों ममालिक के जो ईगो हैं और स्टेटेड पोजीशंस हैं और उनका ऑनर और डिग्निटी उनको हर्ट ना करें। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि एलओसी की एग्जिस्टेंस हो लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए, पीपल कैन कम एंड गो, एंड देयर शुड बी अ जॉइंट टेरर कोपिंग मैकेनिज्म। दोनों मुल्कों की स्टेटेड पोजीशन से ये बहुत बड़ा स्टेप होगा कि उनकी इंटेल और सिक्योरिटी एजेंसीज इकट्ठी बैठें, लेकिन ये तभी होगा, और कोई इतना बड़ा काम नहीं है, और ममालिक ने भी जिंदगी भर जंगें लड़के ये किया हुआ है। अगर नियत ठीक हो तो आई थिंक वी कैन वर्क ऑन इट। इट वुड हैव टू बी अ ग्रैंड पीस बार्गेन with many aspects, and especially instant sharing without egoistic things, कि आज के बाद if there is a problem, even मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, from Pakistan side, that joint agency should take care of it. लोग कहेंगे it is too ambitious at this stage, but for 2.25 अरब लोग, we are what? We are 2/5 of humanity. Though, or both of our country's children, they need to have loftier things. और ये दोनों ममालिक दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जी अच्छा अरविंद, ग्रैंड पीस की बात की एम्बेसडर साहब ने, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, ग्रैंड पीस एक नेगोशिएट हुआ भी था, आपके इल्म में होगा, 2021 में। जनरल बाजवा वाज द आर्मी चीफ एट द टाइम, लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी ने उसको एक तरह से सबवर्ट कर दिया, सबोताज कर दिया। ही प्रिवेल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि अगर हमने ये मान लिया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे। उसमें बेसिकली ये था कि कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना था, हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान में, वहां जाना था, फिर इस्लामाबाद आना था, फोर्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करना था। लेकिन वो जो है इनिशिएटिव अनफॉर्चुनेटली सबोताज हो गया, कर दिया गया। उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर बेहतर पोजीशन लेते वो ये होती कि जनरल साहब 2-3 महीने ठहर जाएं, हम इसको एक ओपन डिबेट करते हैं टीवी पे, मीडिया में, उसके बाद हम इस पे कोई आगे चलेंगे, हम पब्लिक ओपिनियन सर्वे करवाएंगे, देखेंगे कि लोग तैयार हैं नहीं है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत थी। तो वो उसके बजाय उन्होंने एक ब्लैंकेट रिफ्यूजल कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और बाकी चीजों पे भी कमेंट कीजिएगा जो एम्बेसडर साहब ने कही। जी चौधरी साहब, जो हुक्मरान पॉपुलिज्म के शिकार होते हैं ना, वो कभी इस तरह के फैसले ले नहीं सकते जो कि अनपॉपुलर हों। लीडर तो होता ही अनपॉपुलर फैसले लेने वाला हो। वाजपेयी साहब जैसे या नवाज शरीफ साहब जैसे लोग थे एक टाइम पे जिन्होंने इस तरह के फैसले लिए, ठीक है। तो ये जो बात आपने की इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब के ही दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हुआ, बावजूद के 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। तो वो कैसे मुमकिन हुआ? फिर वो इसलिए मुमकिन हुआ कि हमें ये रियलाइज हुआ कि भाई ये जो हर रोज हम एलओसी के ऊपर जो फायरिंग होती है ये किसी के मफाद में नहीं है, ठीक है। तो वो अग्रीमेंट फिर डीजीएमओ लेवल पे एक मीटिंग हुई और जी वो साइन हो गया। अब कोई मुझे ये कहे कि जी प्योरली एक फौज का इनिशिएटिव था वो और उसमें कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट। फौज ने ब्रीफिंग दी होगी एटलीस्ट ऑन द इंडियन साइड, ठीक है जी हम ये करने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा होगा हाँ यार बिना मतलब के रोज की फायरिंग होती है, लोग बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, हमारी भी कैजुअलिटी होती है, तो बेहतर है अगर वो पाकिस्तानी नेगोशिएट करना चाहते हैं तो आप कर लें,
हमारे लिए तो ये एक अच्छी खबर है कि रोज की जो शेलिंग है उससे जान छूटेगी, आम लोगों को कोई उसमें रिलीफ मिलेगा। तो चौधरी साहब, एक तो बात हुई ये, ठीक है। अब जिस ग्रैंड कोई पीस इनिशिएटिव की हम लोग बात करते रहते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें फिर दोनों तरफ से एक सीरियसनेस का होना ज़रूरी है। बस, और ये भी कहना ज़रूरी है कि जी आज के बाद हमारी सरज़मीन से किसी भी किस्म की कोई अगर दहशतगर्दी हुई, तो हम उसको एज़ अ स्टेट इसको जो है टॉलरेट नहीं करेंगे। आई एग्री। और कोई भी हो, वो चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर कोई वायलेंस को एज़ अ टूल एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कोई यूज़ करने की कोशिश करेगा, प्रॉक्सी वॉर को, तो स्टेट इज़ गोइंग टू कम डाउन हार्ड ऑन देम। एक तो बात हो गई ये। अच्छा, इस तरह के मैकेनिज़म्स माज़ी में भी हमारे दरमियान थे, जब कंपोज़िट डायलॉग हो रहा था जनरल मुशर्रफ और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान, तो कितना आसान था देखें कि चंद दहशतगर्द आए मुंबई में और आके उन्होंने पूरा पीस प्लान जो है उसको साबोटाज कर दिया। तो ये कोशिशें होती रही हैं, जिनको पाकिस्तान कहता था जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और वो ये आके कर देते हैं, तो भाई आप उन पे कोई चेक एंड बैलेंस रखें। मौजूदा हुकूमत जो है आपकी, उनको मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूँगा कि उन्होंने 2025 में कम से कम जो मुझे दिखाई दिया कि ये अहद किया कि आज के बाद हम जो है पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मज़हबी या सियासी इंतशार को जगह नहीं देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी ये एलानिया जारी हुआ था। तो ये एक अच्छी खबर है जी, ये खुशाइन खबर है। अगर वो इस पर अमल करते हैं, साल 2 साल हम कोई अमन देखें विद इन पाकिस्तान, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई मज़हबी पार्टी अगर पाकिस्तान को हाईजैक करने की कोशिश करे, तो रियासत को उन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए, जैसे कि रियासत ने तहरीक-ए-लब्बैक को लिया 2 माह पहले। ठीक है जी? उसी अप्रोच के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा, वो सड़कों पर आएँगे, ये जो सफोकेशन के वो शिकार हैं, अपने आप को बेहतर तौर से एक्सप्रेस कर सकेंगे। त्योहारों के अंदर, न्यू ईयर के अंदर सेलिब्रेशन में देखा लाखों लोग आए जी बाहर, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया। तो ये सारी पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स हैं, इंडिया के अंदर भी इनको देखा जाता है, दुनिया के अंदर इसको देखा जाता है। गाज़ा पीस प्लान जब साइन हुआ, पाकिस्तान सेंटर स्टेज में था दुनिया के। मेरा नहीं ख़्याल कि दुनिया के किसी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को या प्रेज़िडेंट को ये कोई इतना टाइम मिला था कि वो लंबी-चौड़ी स्पीच दे दें। शहबाज़ शरीफ साहब ने दी, दुनिया ने उनको सुना भी। चलें, वजह जो भी हो कि वो खुशामद कर रहे थे, कुछ लोग ये कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये जगह दी। बहरहाल इतना तो तय है कि रियासत का वज़ीर-ए-आज़म एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होके पीस की बात कर रहा है इज़राइल पैलेस्टाइन के दरमियान, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी के मुल्क में चंद इंतशार पसंद लोग उठकर आएँ और वो उसी के दारुल हुकूमत पे चढ़ाई करने की कोशिश करें और रियासत कुछ ना कर सके? ये तो एक मज़ाक बन जाता पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने एक हार्ड स्टेट का जो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया, मेरे ख़्याल से उसी पॉलिसी पे उसे कायम रहना चाहिए, फ्यूचर में भी। और उससे होगा ये कि धीरे-धीरे हिंदुस्तान में भी एक सोच डेवलप होगी कि हाँ भाई, दे आर सीरियस अबाउट इट। ये नहीं हो सकता कि जी आप एक तरफ हिंदुस्तान से कोशिश करें कि अच्छे ताल्लुकात हों और विद इन योर ओन हाउस जो है चीज़ें आपकी ऑर्डर में ना हों, और सही जिसका बात है। दिल करे वो कैपिटल पे आके चढ़ाई कर दे और रियासत कुछ करे ही ना। फिर इससे आपके नॉन सीरियस एटीट्यूड का पता चलता है। सो आई बिलीव कि आर्मी चीफ का अभी जो है इस्लामाबाद के अंदर चर्च में जाना और क्रिसमस सेलिब्रेट करना, मास्क के अंदर खड़े होना, ठीक है? और इट सेंट अ मैसेज टू ऑल दोज़ पीपल जो ऐसे कम से कम ऐसी सोच रखते थे कि हम जब चाहें इस रियासत को हाईजैक कर सकते हैं। हो सकता है उनके दिल पे बड़ी छुरियाँ चल रही हों, वो 42 फुट का वो क्रिसमस ट्री लाहौर में देख के, मगर वो पास से गुज़र भी रहे होंगे तो वो कुछ कर नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि उन्हें पता है कि अब ये रियासत हमें माज़ी में इसने बर्दाश्त किया था, अब नहीं करेगी। तो ये इस किस्म के जब कोई आप इक़दाम उठाएँगे, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले विद इन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान अमन बहाल होगा। फिर इंटरनेशनली आपकी इमेज जो है वो भी ठीक होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी।
जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं वो भी आएंगे। एक ऐसी फिजा कायम होगी कि जिसमें पाकिस्तान आने वाले शख्स को ये लगेगा कि मैं जहां जा रहा हूं घूमने के लिए, कोई जो है तिजारत के लिए, तो मेरी जान और माल वहां महफूज होंगे। तो उसी का सिलसिला फिर आगे धीरे-धीरे करते-करते बात हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे जैसे जो लोग होंगे वो कहेंगे यार इतना बुरा भी नहीं है, चलो ठीक है, माज़ी में गलतियाँ हुई हैं इनसे, मगर इन्होंने कोई मिड कोर्स करेक्शन किया है, तो आएँ लेट्स गिव अनदर चांस। तो बार-बार हमारे सामने फेलियर्स आएँगे, लेकिन हमें बार-बार पीस के लिए भी कोशिशें करते रहना होगा चौधरी साहब। जी। अच्छा एम्बेसडर साहब, मेरे मैं ख्याल पहले में तो आई जी एग्री विद एवरीथिंग दैट इज अच्छा एवरीथिंग, और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह सर स्टडीज पाकिस्तान केयरफुली, वरना ये जो और ये सही फरमा रहे हैं कि क्रिसमस के फंक्शन में बिकॉज ही वाज रीडिंग फ्रॉम द बाइबल, सो आई हैव हैड टेक्स्ट बाय पीपल कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब वहां इतनी दूर बैठ के उनको पता चल गया। तो मैंने उनको जवाब में दिया क्या रीडिंग बाइबल इज अ क्राइम, बिकॉज ही वाज रीडिंग फ्रॉम इट ना, और किसी चीज पे आग नहीं लगी। तो ये बात सही है। प्लस ये जो इस आर्मी चीफ का ये है एक प्रोनाउंस डॉक्ट्राइन है कि स्टेट के पास सिर्फ वायलेंस होनी चाहिए, किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और टीएलपी की भी एक एग्जांपल है, और इसके अलावा भी एग्जांपल्स ऐसी होनी चाहिए कि ओनली द स्टेट शुड शुड कैरी weapons or violence and non-state actors should be crushed. I totally agree. जी, इसमें अच्छा मैं मैं थोड़ा-सा ये इज़ाफ़ा करता चलूँ चौधरी साहब। 2-3 रोज़ पहले मैंने डॉन में एक खबर पढ़ी जिसमें पाकिस्तान के जो आपके प्रेज़िडेंट हैं ज़रदारी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान रिमेन्स रेडी टू रिज़ॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स विद इंडिया पीसफुली, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। अब ये जो बाबे हैं, मैं इनको बाबा ही कहूँगा, ठीक है? इन्हें भी चाहिए कि ये भी थोड़े से बाज़ आ जाएँ। ठीक है, ये ठीक है, बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हैं, तो भाई कोई मौका नहीं है, कोई ऐसा भी कोई दिन भी नहीं है तुम्हारा जो तुम हर साल जो है मनाते हो, तो चलें जी आपको एक रवायती बयान देना पड़ता है। आउट ऑफ द ब्लू आप हिंदुस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे करना चाह रहे हैं। पहली बात तो आपको कोई मौत नहीं आ रही कि आप ये इस किस्म का बयान दें, किसी ने माँगा भी नहीं है आपसे। तो अगर आप दे रहे हैं, तो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें फिर। कौन सा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और कौन से इंटरनेशनल कमिटमेंट्स या इंटरनेशनल जो सेटअप है उसकी धज्जियां उड़ते हुए तो अब हम देख रहे हैं वेनेजुएला में क्या हो रहा है, और कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसने कोई यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ बिगाड़ दिया हो। तो और कौन कौन सा जो है इदारा है जो कि इंडिया को या पाकिस्तान को फोर्स कर दे आज कि आप ये करें या वो करें। तब से लेकर अब तक इस खित्ते की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा तब्दील हो गई है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बातें इस किस्म के लोग आके करते हैं, ये सीरियस हैं इस रीजन के अंदर कोई अमन लाने के लिए। तो चाहिए कि थोड़ी-सी कोई नई बात रखें। आप पहले तो ये कहते थे, इन्होंने कहा था ना, अगर आपको याद हो चौधरी साहब, जब 5 अगस्त का हिंदुस्तान का इक़दाम जब उठाया गया था, तो इमरान खान ने तो ये कह दिया था कि जब तक ये वापस नहीं जाते 370 के ऊपर, हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और वही इमरान खान जो है, जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उससे पहले अपनी ही बात पे से वो फिर गए थे। उन्होंने कह दिया था कि चलें जी, हम हर इशू के ऊपर इनसे बात करना चाहते हैं। और यही पॉलिसी जो है बाद में पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने जो है इख्तियार की। तो कभी-कभार ना डिप्लोमेसी के अंदर एक छोटा-सा ही सही एक दरवाज़ा छोड़ देना चाहिए कि जिसके ज़रिए आप जो हैं दाखिल हो सकें किसी न किसी मुज़ाकरात में। ये नहीं करना चाहिए कि भाई एक तंग गली में आप अपने आप को धकेल दें, जहाँ से लौट के आना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। हुँ? तो जी इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। और एंड आई से दिस फॉर बोथ द साइड्स एज़ वेल। हमारी तरफ से भी इट वुड बी अ ग्रेव इनजस्टिस कि अगर मैं ना कहूँ ये बात कि जी कोई इस तरह के पीओके को वापस लेने के बयान आते हैं जो वो भी ठीक है। अब आप भाई बार-बार अगर यही एक ही बात को दोहराएँगे तो लोगों ने कहना है फिर जाओ भाई ले लो।
जाओ ले लो, ये खुला पड़ा है, तुम्हारे पास तो मौका था, पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया था, तुमने फिर सीज फायर क्यों की? फिर वो आज तक सफाइयां देते फिर रहे हैं कि जी सीज फायर नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है और ये है वो है। तो इस किस्म के बयान दोनों तरफ से नहीं आने चाहिए, स्पेशली जी अगर पाकिस्तान के अंदर एक सीरियसनेस है आज, कम से कम जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है इंडिया के मुतालिक। इंडिया से तो खैर इस किस्म की अब पाकिस्तान को लेके लोग इतने फेडअप हो गए हैं कि वो चाहते ही नहीं किसी किस्म का कोई ताल्लुक हो। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता है कि कोई ओपनिंग उन्हें मिले, तो फिर आपकी एक पॉलिसी हो और वो पॉलिसी टॉप से लेके बॉटम तक रिफ्लेक्ट हो, आपके स्पोक्स पर्सन से लेके आपकी फौज हो, तमाम सियासी पार्टियां हों, उनके अंदर जो है वो ठीक है, आपसी जो उनके मसले मसाइल हैं वो फॉरेन पॉलिसी को उसका एक इंस्ट्रूमेंट ना बनाए। अरविंद, ये बात जो है ना, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी पे की। बहुत से लोगों को अजीब लगा कि यार ये कौन सा मौका है। फिर सिर्फ कश्मीर की बात नहीं की उन्होंने जो है मई की जंग की बात भी की, और बिलावल साहब ने भी इस तरह की बातें की। तो मेरे ख्याल में ये बहुत नामुनासिब मौका था इस तरह की बातें करने का। अच्छा एम्बेसडर साहब, आपके इल्म में है कि जब 370 रिपील हुआ था तो उसके फौरन बाद कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की। उन्होंने कहा जी हमने तो 370 को कभी माना ही नहीं था, इसकी रिपील से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लेकिन कहते हैं हिंदुस्तान के आइन को ही नहीं मानते हम तो जी, तो कम से कम इस शक को नहीं मानते। तो लेकिन पता नहीं क्यों इमरान खान साहब ने अपने आप को बंद गली में धकेलने का फैसला किया। हालांकि वो पहले कहा करते थे, उनका 2011 का एक इंटरव्यू है, मेरा ख्याल करण थापर को उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था कि मेरे जहन में कोई नफरत नहीं है इंडिया के खिलाफ, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना, पावर में आया, तो मैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस कायम करूंगा। लेकिन फिर जो है अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। मेरे जहन में एक और तजवीज़ आती है एम्बेसडर साहब, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि टॉप कैडेट्स जो हैं इंडिया के देहरादून में और हमारे जो हैं काबुल में 5, 6, 7 जो हैं टॉप कैडेट्स, वो अगर एक दूसरे की एकेडमीज का दौरा करें, 4, 5 दिन, 6 दिन वहां गुजारें, तो ये नफरत का जो लेवल है ये कुछ कम नहीं हो जाएगा? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन फिर आप अरविंद साहब की जब बात सुने, वो कहते हैं कि दिस सीम्स लाइक अ क्वांटम लीप ना। हाँ दोनों तरफ से लोग कहेंगे अच्छा जी अब आपने ये भी शुरू, हालांकि दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। और मैं आपको बताऊं, दोनों तरफ की जो मिलिट्री हायरार्कीज हैं वो एक दूसरे की पोजीशन बहुत अच्छी समझती हैं। ट्रू। आई थिंक एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आल्सो। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जंग लड़ी हो और एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हो। बड़ी दफा सवाए कुछ जो 2-3 ऐसे लोग आगे किए हुए हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पता नहीं 10,000 साल की जंग जीती गई है या हारी गई है, whatever. Otherwise, generally, people here who have met, they say that the Indian Air Force is a top-notch Air Force. Similarly, I've heard Indian military hierarchy also say कि यार we are dealing with we are not dealing with we are dealing with a fighting army. So I think it is time. ये भी बड़ा अच्छा है कि जॉइंट 10 कैडेट्स आए जाएं एक दूसरे के पास। लेकिन उससे पहले ना, वो जो मैं कहता हूँ बात, वो शायद गलत तनाजुर में, कि एक ग्रैंड पीस की बार्गेन ये होनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डू थिंग्स दैट विल decrease the temperature and the hatred, and we're going to do good things. जब ये मिल्खा सिंह की और वो पाकिस्तान के खालिक की भी होती थी, तो यार प्रेसिडेंट अयूब मिल्खा सिंह के पास जाके कहते थे क्या खूबसूरत तुम भागे हो। तो भाई ये यार 60s तक, लेट इवन 70s तक you had the decency to do this. एंड मैं बहुत बुरा समझा जाऊंगा इस बात से अभी, हालांकि मैं जयशंकर साहब को पसंद नहीं करता क्वाइट फ्रैंकली, लेकिन अगर जयशंकर साहब ने हाथ मिलाया या हमारे स्पीकर ने उनसे हाथ मिलाया, तो हमारी तरफ से प्रेस रिलीज में ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि वो अपनी वॉलेशन से आए और आए। यार
हैव सम डिसेंसी। क्या फर्क पड़ता है Like, इससे किसने पहले हाथ में बड़ा have some decency. Why are you downgrading the foreign minister if he came and shook your hand कि जी वो अपनी मर्जी से है, और दूसरे ने कहा जी मैं आपको जानता हूं, मैंने आपको what nonsense यार? Did you have mics there? Okay, take it as a goodwill gesture and move on, build on it. और फिर उसके जवाब में he had to take a hard line. हमें भी मेरे बहुत गिले हैं इंडिया से, लेकिन फॉरगेट ऑल दैट, हमें इस स्टेज पे कुशादा दिली, और ये इतनी अजीब प्रेस रिलीज है, इतनी अजीब ट्वीट है। भाई आप कहें द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान shook hands with each other and exchanged pleasantries. What's the difficulty in simply giving a neutral statement, a welcoming statement? आप ये भी लिख सकते थे पाकिस्तान welcomes this exchange। क्या 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 मत आ जाती आपकी? आपने तो अजीब एक मैंने नहीं देखा इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत अजीब सी चीज है। वी शुड हैव, ये लोग नहीं कहते कैमरे पे, पीपल विल बी आफ्टर मी, लार्ज हार्टेडनेस हमें भी दिखानी चाहिए। वी शुड शो लार्ज हार्टेडनेस यार, बस कर दो छोटी छोटी चीजों में करने की। दिस इज वेरी रॉन्ग। जी अरविंद, मिल्खा सिंह जो है, मैं जिक्र कर दूं कि मिल्खा सिंह एक्चुअली वाज फ्रॉम पाकिस्तानी पार्ट ऑफ पंजाब, मेरा ख्याल है मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक था। अच्छा। एंड हिज फैमिली सफर्ड अ लॉट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि ही अंडरस्टूड कि यार ये जो क्रेजीनेस थी, ये जो पागलपन था, दोनों तरफ था। जी अरविंद। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनका ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान के पंजाब से था। एग्जैक्ट कहाँ से थे ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं जानता, बट पंजाब से थे वो। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ना चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि एक ये जो है कैडेट एक्सचेंज होना चाहिए। एम्बेसडर साहब ने ग्रैंड पीस डिज़ाइन की तजवीज़ दी। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच? क्या हम ये नहीं कर सकते कि कोई एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, और वो स्टार्ट करें 1947 से। लेट्स गिव अ सेंस ऑफ क्लोजर, ठीक है, टू ऑल दोज विक्टिम्स ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, जिनके आबा व अजदाद जो है उन्होंने जानें दी हैं, लुट पिट गए, मर गए, खप गए, अपनी जायदादें छोड़ के बेसिकली सड़क पर आ गए। वो जनरेशनल ट्रॉमा जो कि वो विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज आज तक सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है इन हॉस्टिलिटी इसको जो है ना इनको प्रोवोक करने में। हाफिज सईद ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी कि उनकी फैमिली ने बड़ा जी पार्टीशन के दौरान बड़ा सफ़र किया, और उसके फिर दिल में आ गई इंडिया के लिए नफ़रत और ये वो। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो महज इस बुनियाद पे नफ़रत करते हैं कि जी हमारे बड़े जब आ रहे थे इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। तो हम कोई एक ऐसा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, और दोनों तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हो जो ये रिपोर्ट करे। वैसे तो पता है डॉक्टर इश्तियाक की किताब है पार्टीशन के ऊपर, लेकिन फिर भी, और वो ये रिपोर्ट करे, हाँ भाई ये फसादात हुए और दोनों तरफ से हमारे लोगों का कत्लेआम हुआ। किस तरह के लोग हैं हम? देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूरमबर्ग के ट्रायल्स हुए, और आज तक कोई अगर नाजी सिंपथाइजर पकड़ा जाता है तो उसके साथ में पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट? तो हम ये कहें कि हाँ भाई ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब हम किसी को सज़ा तो नहीं देख सकते, इतना बड़ा 80 साल का एक वक़्फ़ा हमारे बीच में है। वो लोग अब ज़्यादातर रहे भी नहीं, और रहे भी हैं तो बहुत ही एक ये कहें बूढ़े हो चुके हैं। तो हम जब वो काम करेंगे तो लोगों को उनके ज़ख्मों को थोड़ा-सा मलहम उनको जो है मिलेगा। पहली बात ये। फिर दूसरी बात हम ये करें कि आएँ एक दूसरे के मुआशरे के अंदर से हम नफ़रतों को कैसे ख़त्म करें। तो कोई भी ऐसी एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान, एंटी एनी सॉर्ट ऑफ रिलिजन कोई अगर मवाद है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, उसको फौरी तौर पे हटाया जाए, ठीक है जी। और ये इंश्योर किया जाए कि किसी के साथ मज़हब की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे
कोई भी तफरीक नहीं होगी, कोई जो है उनके दिलो दिमाग के अंदर ऐसे कोई स्टीरियोटाइप्स बिल्ड नहीं किए जाएंगे कि जिसके चलते यंग माइंड्स जो हैं वो पोल्यूट हो जाएं और एक दूसरे को शक की नज़र से देखना शुरू करें। तो एक तो ये होना चाहिए। फिर हमें आगे ये देखना चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को एक जॉइंट कोई चार्टर तैयार करना चाहिए कि जी ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि हमारे दरमियान जितने मर्जी कोई जो है हमारे रास्ते के अंदर हिकअप्स आए, हम इस चार्टर से जो है साइड में नहीं इससे हटेंगे, विल स्टिक टू इट, वी विल ऑनर इट। ठीक है। और बिल्कुल एक वाज़े पैगाम दे हर किसी को भी, अगर किसी ने में एक दूसरे के खिलाफ जो भी जहर उगलना होता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यस वी हैव प्रॉब्लम्स, यस वी हैव स्टेटेड पोजीशंस, उसके बावजूद हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों के लिए मिलना जुलना आसान करें और एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाए टेररिज्म के खिलाफ, जो कि इंडिया का एक दहाइयों पुराना एक इशू है, एक इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं बार बार। एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करें। पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई इंडिया को लेके कोई अगर कंसर्न्स हैं तो पाकिस्तान भी उनको टेबल पे रखे जी, और इंडिया इंश्योर करे कि वो सारे के सारे खदशात जो हैं उनको एड्रेस करे हमारी हुकूमत, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। एक दूसरे के यहाँ पे हम जो हैं फिर हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करें। आप कैडेट भेजने की बात कर रहे हैं, जो वीजा देने वाला हाई कमिश्नर बैठा है वो ही नहीं है, तो वीजा कौन देगा कैडेट्स को? तो हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद ट्रेड, कल्चरल, स्टूडेंट एक्सचेंज करें, एजुकेशन के को एक दूसरे के लिए आसान करें, कॉमन यूनिवर्सिटीज सेटअप करें, एक दूसरे के यहाँ पे स्टूडेंट्स का आना जाना आसान करें। ठीक है जी। किसी का दिल करे तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि यार मेरे घर से दिल्ली 400 किलोमीटर है, लाहौर 40 है, क्यों ना मैं लाहौर जाके शॉपिंग करके आऊँ अपने घर में कोई शादी की या कोई भी तकरीबात की। ठीक है। तो सेम गोज फॉर पाकिस्तानीज एज वेल। जिनका दिल करे कि यार हम इंडिया होके आते हैं, तो बंदा सुबह इंडिया जाए, शाम को वापस आ जाए, रात रहे भी वहां पे तो भी कोई मौत नहीं आ पड़ती। आप किसी को ना मजहब की बुनियाद पे शक करना जो है वो बंद करें। तो आप इंडिया के अंदर भी, मैं हमारे हुक्मरानों को भी कहूँगा कि आज दुनिया के सामने जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, ज़रा उसका जायज़ा लो भाई। तुम्हें अंदाज़ा होगा कि इस वक्त अगर हमने हमारे आने वाली जो नौजवान नस्ल है उनके हाथों में काम नहीं दिया, एक कितना बड़ा आज हमारे पास यूथ का एक एडवांटेज है। तो आज ये 20-25 साल हैं हमारे पास, ये एडवांटेज जब तक होगा। सेम गोज फॉर पाकिस्तान। अगर हमने इन नौजवान हाथों को काम दे दिया तो ये हमारी कौम की, हमारे मुल्क की जो तकदीर है वो बना देंगे, और इनको अगर ऐसे ही रखा तो कल ये बोझ बन जाएंगे रियासत के ऊपर। आज हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं 2 वक्त का, अगर हमने काम नहीं दिया इन नौजवान हाथों को तो मुमकिन है कल को ये 100 करोड़ तक फिगर चला जाए। ठीक है जी। तो अब ये वो बातें हैं जो अनपॉपुलर हैं। इन पे ना ही तो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कोई व्यूज आते हैं, ना ही लोग कहते हैं वाह जी वाह क्या बात कही है, और ना ही हुकूमतों की ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की बात करते हैं उनके लिए भी कोई स्पेस है। तो थोड़ी सी जुर्रतमंद जो है कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए, थोड़ा सा दलेर होके, और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हमें ये अनपॉपुलर बातें करनी चाहिए। शुक्रिया। अच्छा अरविंद, एक तो ये है कि साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दिल्ली में है वो, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान से फिलहाल मेरा नहीं ख्याल पे कुछ स्टूडेंट वहां जा रहे हैं। तो एग्जिस्ट तो चौधरी साहब, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट भी है, बायलैटरल एग्रीमेंट 2012 का है करीब मेरे ख्याल से, ये मे भी उससे पहले का होगा, जिसके तहत हमने एक दूसरे को इंश्योर ये करना था कि जो एल्डरली सिटीजन्स हैं अबव द एज ऑफ 65, वो अगर अटारी वाघा बॉर्डर पे चले जाएं तो उनको ऑन अराइवल एक दूसरे के मुल्क का वीजा मिल जाएगा जी, दैट्स ट्रू। लेकिन हमने कभी ऑनर नहीं किया। और इसके अलावा अरविंद एक एग्रीमेंट ये भी था कि हम एक दूसरे की टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करेंगे, उनको अप्रूव किया करेंगे। तो जमात इस्लामी के सेनेटर, ये बेनजीर भुट्टो के दौर में हुआ था जब वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी, तो जमात इस्लामी के एक सेनेटर ने उस पर जनाब हंगामा कर दिया सेनेट में कि जी अब हिंदू हमारी किताबों को अप्रूव किया करेंगे। तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी मिनिस्टर जो था वो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करता, उन्होंने फौरन कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम किसी हिंदू को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी किताबों को अप्रूव करे।
हालांकि वो अगर उसको प्रॉपरली उसको समझ होती तो वो ये बताता कि हम भी इंडिया की किताबों को अप्रूव किया करेंगे और इसका आइडिया ये है कि नफरत ना हो एक दूसरे के खिलाफ। और इस पे कुलदीप नैयर साहब का मुझे वाकया याद आता है। इस्लामाबाद होटल में एक सेमिनार था, तो उसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी किताब, एंड ही कुड रीड उर्दू वेरी वेल, ही वाज बोर्न एंड ब्रेड इन सियालकोट। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो किताब थी वो स्कूल की, वो पढ़ के उसके इक़्तिबासात सुनाए कि किस तरह से पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में पार्टीशन के जो इवेंट्स हैं उनको वन साइडेड तरीके से नरेट किया जाता है कि हिंदुओं ने और सिखों ने मुसलमानों को मारा, उनको घरों से निकाला। फिर उन्होंने एक इंडियन किताब का भी एक एक्सर्प्ट पढ़ा, उसमें था कि जी दोनों तरफ जो है ये लूट मार ये हुई, तबाही हुई, एक दूसरे को मारा, और इट वाज अ पीरियड ऑफ मैडनेस वगैरह वगैरह। और ये बात जो है डॉक्टर नाजिर महमूद ने, आप जिनको जानते हैं, ही इज अ प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट, कॉलम भी लिखते हैं वो, उन्होंने किताबें भी लिखी है। ही एक्चुअली एक्सेप्टेड कि इंडिया की किताबें मैंने देखी हैं, उनमें इस तरह से नफरत नहीं पाई जाती। तो वी नीड टू बी अ लिटिल सेल्फ क्रिटिकल आल्सो हियर। जी मास्टर साहब, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? नहीं, I think there are good takeaways today जो इस प्रोग्राम में आए। I welcome everything जो jointly हमने बातें की हैं। और ये सही, ये जो लास्ट में बात हुई है कि जो प्रपोजल है ये भी बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है बैक चैनल्स भी अब प्रॉपरली ओपन होने चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। I think there is no other option. We have to do this for our next generations. Exactly. So I think we covered a lot of ground, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के हुक्मरान जो हैं इन बातों को संजीदगी से लें और अपने अवाम का सोचें। जैसे वहाँ इंडिया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो कहा था, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जनरल मुशर्रफ को और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कहा था कि जब आप नेगोशिएट करें तो इंडिया और पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों का सोचिए कि उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। I think that should be our guiding principle. जी, ऐसा ही गाइडिंग प्रिंसिपल जो है महात्मा गांधी के पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सॉरी, वो लेकर गए थे कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि नया आइन जो है मुल्क का उसे तश्कील दें तो किन बातों का ख्याल रखें। तो गांधी जी ने फरमाया कि आप जो भी आप कानून बनाएं उसमें इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आपकी पॉलिसी हो उसका लाइन में जो बिल्कुल लास्ट में खड़ा है उसके लिए वो कितनी फायदेमंद है। तो जी, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल बड़ा जबरदस्त है जी। अच्छा अरविंद, यहाँ पे मैं एक और बात कंक्लूजन में करता जाऊँ। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे और वो यूनाइटेड बंगाल के आखिरी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दफ़ा हमारे एक जर्नलिस्ट थे, चटान के एडिटर थे, शोरश काश्मीरी, उन्होंने एक वाकया लिखा है कि मुझे एक दफ़ा सोहरावर्दी साहब ने कहा कि मेरी 2 ख्वाहिशात हैं, और उन्होंने पूछा क्या ख्वाहिशात हैं। उन्होंने कहा जी एक तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं, और दूसरी ख्वाहिश उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक जलसा आम में, एक पब्लिक रैली में अवाम को गांधी जी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी सियासी मसलहतों यानी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस की वजह से अवाम से छुपाते रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे लोग जो हैं इतने टॉलरेंट हो जाएं, वो मेरी बात सुन लें, बर्दाश्त कर लें उसको। तो देखें, जो बंगाल में जो फसाद नहीं हुए जो पंजाब में हुए थे, उसकी वजह ये थी कि गांधी जी और उसके बाद गांधी जी और सोहरावर्दी साहब दोनों जत्थों के दरमियान जाके बैठ जाते थे। मूवीज हैं। आई मीन यू कैन, बाकी गांधी जी की बातें आप हजारों हैं, लेकिन द फैक्ट दैट ही एंड सोहरावर्दी स्टॉप द राइट्स इन बंगाल आफ्टर द डायरेक्ट एक्शन डे, पार्टीशन का वक्त नहीं होने दी, तो वही उनको अमर करने के लिए बहुत है। तो ये इसके लिए कोटेशन नहीं चाहिए, इसके लिए हमें हिस्टोरिकली पता है कि गांधी जी वाज नॉट इन दिल्ली, ही वाज इन बंगाल and Sohrawardi was with him and as a junior partner and they stopped the riots in Bengal. दिल्ली के अंदर भी दिल्ली में भी जो दंगे रुके तो उसमें भी गांधी जी का बड़ा रोल था। और जवाहरलाल नेहरू तो बकायदा जनवरी 1948 में जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे तो वो दंगाइयों के बीच में, बलवाइयों के बीच में खुद उतर गए डंडा लेके। उन्होंने ना हिंदू देखा, ना सिख देखा, ना मुसलमान देखा, सबको लाठी से मारा।
और सबको अलग किया और तब जाके दंगा रुका वहां। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें जो है ना दे बेयर रिपीटिंग, इसलिए कि हर बंदे को शायद ये बातें नहीं पता जो हमें पता है। तो थैंक यू वेरी मच अरविंद, थैंक यू एम्बेसडर साहब, आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। My honor, sir.